बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड को, जो कि है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया है, वो पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर के नेम को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? तो इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री या तो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी या फिर केमिकल रिएक्शंस होंगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब आपको स्पॉन्टेनियस क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो अपने आप होती रहती है, ऑटोमेटिक। यहाँ आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि ये क्यों होती है, इसका जवाब है कि ये रिएक्शंस अपने आप होती हैं। इनका नेचर होता है कि ये अपने आप प्रोसीड करेंगी। या फिर दूसरी तरह से हम कह सकते हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर हमने बताया, या तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस करें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस लिए यूज करें, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है। तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ देख लेते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आपने सेल्स देखे हैं जो घड़ी में पढ़ते हैं, दीवार घड़ी में, है ना, बैटरी हो गई आपकी, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल काय के हैं, जो कि हम लोग केमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। और उन सेल्स में जो रिएक्शंस होती है उनमें किसी भी तरह की हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती है। इसलिए उन्हें हम क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो अपने आप चलती रहती है। अच्छा, दूसरा है आपका ये नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। क्या होता है? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी थी, है ना, क्लास 10th में देखा होगा कि NaCl जो था उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर पाते थे, फिर इसको इस तरह से अलग करते थे, है ना। वाटर में एक सोल्यूशन बनाते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते तो Na अलग हो जाता था और Cl अलग हो जाता था, दोनों को अलग अलग कर लेते थे। तो ये वो वाली कंडीशन है। इसमें क्या है? इसमें सेल बैटरी वाली कंडीशन। आपके वॉच में सेल होता है, टॉर्च में सेल होता है ना। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल को। सेल जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। और ये जो प्रोसेस होगी वो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और ये कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। ठीक। तो इसको सबको पढ़ने से पहले हम लोग देखना पड़ेगा, ये दो टर्म आते हैं आपके चैप्टर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दो टर्म्स को आप लोग 10th में पढ़े हैं। 10th में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी, एड ऑफ ऑक्सीजन इज दैट प्रोसेस इन विच एड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या पढ़ा था? एड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन यहाँ उन चीजों से हमें लेना देना बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो होता है आपका, वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वहाँ होता है रिडक्शन। ध्यान कर लो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करे जाएंगे वहाँ होगा ऑक्सीडेशन, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वहाँ होता है रिडक्शन। ठीक है, इतना कवर हुआ। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, देख लीजिए।
होती है ऑयल और रिग। ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन आई मीन्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद रिग रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ऑयल और रिग का फॉर्मूला? ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होता है, सॉरी रिग मीन्स रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पहली टाइप की सेल थी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, जिसको बुक में दिया होता है डेनियल सेल का एग्जाम्पल। और डेनियल सेल कब बनता है? जब इसमें दो चीजें यूज हो, यानी ऐसा सेल जो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। अब हम लोग इसमें इसी को एक्सप्लेन करेंगे कॉपर और जिंक को। मान लीजिए हो सकता है आपका आ जाए निकिल और एजी वाला आ जाए, है ना, तो इसको भी इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। केवल यहाँ पे कॉपर और जिंक की जगह बताए, प्रोसीजर सारे सेल्स का सेम रहेगा। जितने भी गैल्वेनिक वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो सारे के सारे इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो आप लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या किया हमने, दो बीकर ले लेते हैं, सॉरी बीकर क्या, दो कंटेनर ले लिए और इन कंटेनर्स में एक तरफ हम लगा देते हैं जिंक की रॉड और दूसरी तरफ लगा देते हैं कॉपर की रॉड। क्या किया, एक तरफ लगाई हमने जिंक की रॉड और दूसरी तरफ लगाई हमने कॉपर की रॉड। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन भरते हैं वो जिंक सल्फेट भरेंगे, यानी उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, और दूसरे में भरेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, भर दिया हमने। अब क्या किया, इसको एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे बल्ब लगा लो, गैल्वेनोमीटर लगा लो, अमीटर लगा लो, कुछ भी लगा दिया हमने थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, होता क्या है इसमें कि जो Zn होंगे, Zn जो है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये Zn सॉलिड था, सॉलिड है। इसमें से Zn2 पॉजिटिव आयंस निकल करके इस सॉल्यूशन में आने लगेंगे। Zn2 पॉजिटिव आयन इस रॉड से निकल के जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आने लगेंगे। ठीक है, अब इधर क्या होगा, कॉपर था, ये कॉपर सल्फेट में से जो Cu, अब देखिए क्यों होगा इसको पहले समझ लेते हैं। जिंक सल्फेट के आयन, जिंक के आयन जब जिंक सल्फेट में आने लगे, अब क्या होगा, इस रॉड में सिर्फ अब जिंक के जो आयन थे 2 पॉजिटिव वाला वो तो निकल के सॉल्यूशन। अब यहाँ पे केवल क्या बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इस रॉड पे क्या बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जिंक के, है ना। अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ क्या हुआ, तो जिंक है वो एज ए एनोड काम करेगा। एनोड मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना अभी आगे वाले जो सेल्स पढ़ेंगे उनमें ये एनोड का चार्ज भी बदलेगा, अभी कंफ्यूज ना हो। अभी डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में इसको एज ए एनोड ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हुआ क्या कि Zn के जब आयन, तो यहाँ भी Zn हो गया, यहाँ भी Zn हो गया, बहुत सारे Zn हो गए, है ना। और ये इधर इलेक्ट्रॉन थे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर को इस रॉड में आने लगते हैं। इस रॉड में जब आने लगे तो जो CuSO4 था, इसमें क्या हुआ कि Cu जो था वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, CuSO4 यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या करता है, इस सॉल्यूशन में से जो भी कॉपर के आयन्स हैं वो इधर जाके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुए जा रहे। पहले किस में प्रेजेंट थे, Cu 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट थे। जब इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए
तो इलेक्ट्रॉन जब मिल गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। अब जब Cu में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो Cu ये वाली जो स्ट्रिप है वो थोड़ी सी मोटी होती जा रही, क्योंकि इस सॉल्यूशन से कॉपर के जो आयोन्स थे वो निकल के इस रॉड के आसपास चिपकने लगेंगे। और इसका जो ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्यों होता है, Cu2 पॉजिटिव आयन का जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लू। ठीक है, तो ये फेड होने लगता है। इधर क्या होगा, इधर जब जिंक यहाँ से निकल रहा है, जिंक के आयन निकले, तो ये वाली जो स्ट्रिप है वो पतली होने लगेगी, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ज्यादा समय हो जाएगा तो स्ट्रिप बिल्कुल गल जाएगी। अब यहाँ देखिए आप, अब क्या हुआ, यहाँ जब Zn चारों तरफ Zn हो गए, पहले तो इक्विलिब्रियम में था, जितने Zn थे उतने ही सल्फेट थे। अब क्या हुआ, Zn बहुत सारे हो गए, है ना, तो ये क्या होगा कि अब ये प्रोसेस रुकने लगेगी। हम ऐसा तो चाहते नहीं कि प्रोसेस रुक जाए, हैं, तो क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, एक यू शेप्ड नली में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, और इस यू शेप्ड नली को जेल लाइक मटेरियल से भर देते हैं, जो कि अगार अगार एक पाउडर आता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये एक पाउडर होता है जिसका काम होता है किसी चीज को सोख के उसको चिपचिपा बना देना, गोंद जैसा कर देना, यानी सेमी लिक्विड कर देना। और उसमें एक कोई सॉल्ट मिला दिया आपने, KCl मिला दिया, KCN मिला दिया, जो भी चाहो वो मिला दो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जो Zn पॉजिटिव ज्यादा हो रहे थे वो Cl से Cl इधर चला जाएगा, Cl से रिएक्शन होने लगेगी, है ना। अब क्या हुआ, जो Zn ज्यादा थे वो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले थे, Cl जो है वो Zn के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे Cu अलग हो रहे हैं तो SO4 अकेला रहा जा रहा है, SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे पोटेशियम इसके साथ जुड़ने लगेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, एक तो इस सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा काम है तो मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको ये न्यूट्रल करने लगेगा धीरे धीरे, है ना, Cl Zn के साथ मिलता रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो इस तरह से जो आपका ये गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल होता है वो वर्कआउट करता है। यहाँ आपने इसको देख ही लिया है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होती है, Zn किस में बदल रहा है, Zn2 नेगेटिव पॉजिटिव में, इसको बोलते हैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं, आयरन का भी ले सकते हैं ना, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो ये जो एनोड पे रिएक्शन होगी, एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, Zn सॉलिड, जो Zn की स्ट्रिप सॉलिड स्ट्रिप थी वो किस में बदलेगी, एक्वस सॉल्यूशन में आएगी और Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगी, और उसमें रॉड में क्या रह जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आपका जो कॉपर है, कॉपर पहले एक्वस सॉल्यूशन में था, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में, इनको Zn वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब जब Zn के 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये कॉपर सॉलिड बन गया। अब इस ओबल और रिएक्शन को अगर हम देखना चाहें देख सकते हैं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। यहीं से देख लो कि Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और Cu सॉलिड बन जाएगा। Zn कैसा रहेगा आपका, ये एक्वस रहेगा। इसको बुक्स में डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं कि डैनियल सेल हमारा किस तरह से बना हुआ है। तो Zn2 पॉजिटिव, ये जो 2 पैरेलल लाइंस होती हैं इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, और ये इधर आपका कॉपर था, है ना। अब इधर देखना चाहें तो हम एक चीज और देख सकते हैं। अब एक चीज देखिए आप, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। हम आपसे पूछे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी किधर को फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखना हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। जिधर को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, कैथोड से एनोड की तरफ।
अब आपको एक चीज और बताना भूल गया था, थोड़ा देख लीजिए कि ये जो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ होगा, एनोड पे। अब आपको सर पता कैसे कर पाएंगे कि कौन सा एनोड है, या हमें ध्यान भी नहीं रहेगा, है ना। तो लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड रखेंगे। क्या रखेंगे, एनोड। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, लोन, बैंक से लोन नहीं लेना है। लोन मीन्स लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर एनोड, है ना। इस पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। समझ में आया, लोन याद रखना। इधर को रखेंगे तो या उल्टा हो जाएगा, है ना। लोन याद रखना है, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और उसी को एनोड, और इस पे निगेटिव चार्ज होगा। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चल ही गया आपको। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिडक्शन पोटेंशियल की। इसकी बात करेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी, अच्छा पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होने से रही, क्योंकि जब दोनों इक्विलिब्रियम में तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे, ना ही इधर वाले उधर जा पाएंगे। तो ई ऑफ सेल इक्वल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी दोनों तरफ का हम लोग देख लेंगे। ई राइट ये इधर वाला, ई लेफ्ट ये इधर वाला, जेड एन की तरफ वाला लेफ्ट लेते हैं। अब आप एक चीज देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान देने लायक, कि यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, और जेड एन का हो रहा था क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हमने Zn को कुछ इस फॉर्म में लिखा था, Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, ये फॉर्म में लिखा है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, रिडक्शन। तो हम क्या करें, इसको उल्टा लिख देते, Zn2 पॉजिटिव से Zn बना रहे हैं तो रिडक्शन होने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पहले क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तभी तो Zn बनेगा। अभी इसको ऐसे लिखा है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो Zn2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इस तरह से लिख लें, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, यानी इसने Zn ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देख लीजिए, तो हमने उल्टा लिख दिया, ई सेल इक्वल ई राइट में क्या था, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव माइनस का ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। ठीक है, तो यहाँ देखो ई नॉट ऑफ सेल, यानी स्टैंडर्ड वाली बात कर लें, ये तो आपका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब है कि अगर हम आपसे पूछें कि सिर्फ एक ही इस सेल का पोटेंशियल बताओ, या आपसे पूछते हैं इस सेल का पोटेंशियल बताओ, यहाँ से आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपको दोनों की वैल्यू मिलेगी। अब हम आपसे कहते हैं कि एक की बतानी है, तो एक की वैल्यू हम तब बता पाएंगे जब दूसरे को या तो 0 कर ले या दूसरे की वैल्यू पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन से इसका कंपैरिजन करवा देते हैं, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि होता है एक्वा सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन दोनों का ले लेंगे, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कब होगा, जब 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। देखो बेटा, यहाँ देखिए, ये आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने कोई पानी भर लिया, या हाइड्रोजन गैस के आयन्स हैं इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के आयन मतलब आपने HCl ले लिया, H2SO4 लिया, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाए। ठीक, ये आपके कहाँ रहेंगे, एनोड की तरह काम करेगा। अभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में बताते हैं एनोड की तरह कैसे काम करता है ये। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये एक ट्यूब लगा लिया, टेस्ट ट्यूब टाइप का, जिसमें से हम हाइड्रोजन गैस को 1 बार ATM पे फ्लो करवा रहे हैं, और इसमें एक कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, जो कि आपका प्लेटिनम वायर होता है, और वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन जो था H पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये 1/2 H2 बन गया। अब आपको सर 1/2 क्यों बना दिया, क्योंकि 2 यहाँ ले नहीं सकते,
हाइड्रोजन जब भी होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी तो हमने क्या किया 1/2, ठीक है, तो एक ही बना। अब होता क्या है प्लेटिनम, अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे पीटी सॉलिड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पॉजिटिव बन रहा है ना। अब यहाँ लगा आपका क्या सॉल्ट ब्रिज। दूसरी तरफ हम लगा लेते हैं वही कॉपर वाला सिस्टम, इसको कहाँ रखेंगे इस बार एनोड पे। कहाँ पे रखेंगे देख लीजिए। अब हम इसको थोड़ी देर के मान लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह Zn वाले सिस्टम की जगह हमने क्या लगा दिया भाई हाइड्रोजन पोटेंशियल को, है ना, हाइड्रोजन को। तो क्या होता है एनोड की तरह ये काम करेगा, है ना। तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। और 0 क्यों हो जाएगा, अभी ये आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूज होगा तो ई एल की वैल्यू, ई लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब ई एल की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल इक्वल ई नॉट आर माइनस ई एल, है ना। तो ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट आर, यानी ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट का आपका 0 हो गया, है ना। हाइड्रोजन पोटेंशियल कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ से जब ये 0 हो जाएगा तो आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल टोटल होता है 0.34 वोल्ट। तो ये आपकी जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका ई नॉट आर की जो वैल्यू है वो 0.34 वोल्ट होती है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, अब हम इसको Zn के साथ में यूज करेंगे। अब यहीं पे कंफ्यूजन है, आप पहले समझिए। पहले आपने जिंक और कॉपर को यूज किया, आप क्या करते हैं एक बार हमने कॉपर के साथ में जिंक को हटा करके हाइड्रोजन को यूज कर लिया, ठीक है, प्लेटिनम और हाइड्रोजन को। अगली बार में क्या किया कॉपर को हटा दिया, उसकी कॉपर की जिंक की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कॉपर को हटा दिया तो फिर से हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो यहाँ देखिए ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट आर माइनस 0, फिर एल की वैल्यू 0 होगी जो कि आपको दी होती है माइनस की 0.76। कितनी दी होती है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू कितनी है 0.76। तो इसको फिर से डिनोट करते हैं। अब इस पूरी सेल को डिनोट करो। स्टैंडर्ड के लिए एक्वस 1 मोलर, ये आपने पुराना काम। Zn2 पॉजिटिव, Zn आपका ये सॉल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव और Cu सॉलिड। तो आप देख लीजिए दोनों की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे, कितना आएगा 0.34 माइनस और फिर से माइनस ब्रैकेट में तो 0.76, इनको ऐड करोगे तो आपकी आएगी ई नॉट ऑफ सेल 1.10 वोल्ट। ध्यान रखना जो आपके डेनियल सेल होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है ई नॉट ऑफ सेल की वो कितनी होगी 1.10 वोल्ट ही इनकी वैल्यू होगी। थोड़ा सा अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का लेक्चर है, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए कायदे से, है ना। तो आपको पता है कोई भी चीज़ के लिए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जल्दी से आ जाती है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाने वाले स्टैंडर्ड के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले वो 2 तरफ थे, एक लेफ्ट साइड पे जिंक था, दूसरी साइड पे राइट साइड पे कॉपर था। अब हमें दोनों का अलग अलग अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं पहले जिंक को हटा देते हैं, लेफ्ट साइड पे एनोड की जगह पे क्या रख देते हैं हाइड्रोजन को, जो कि 0 आएगा, ई एल की वैल्यू 0। फिर से हमने ई आर की वैल्यू आपके पास आ गई 0.34, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो वैल्यू आएगी ई एल की वो आपको दी होती है 0.76। अब टोटल वैल्यू आप यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये होता क्यों है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके लिए हम लोग एक पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज या 10th में पढ़ी होगी किसी और नाम से। तो इस सीरीज को बनाने के लिए तो इसमें से हम कुछ ही एलिमेंट को ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इसके कुछ एलिमेंट, बहुत सारी बुक्स में बहुत ज़्यादा एलिमेंट दिए होते हैं, हमने कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट ही लिख लिए हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं और आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे। तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, लेड, हाइड्रोजन, CuAg और Au, यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हाइड्रोजन का आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0। कितना होता है
0। अब ध्यान रखना है Cu, Ag और Au हैं वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल देंगे और इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव। कैसी आएगी, पॉजिटिव। और ये आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब यानी इनकी जो टेंडेंसी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली टेंडेंसी रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं आप बताइए, उनका रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, है ना। और जो ऊपर के एलिमेंट आपको देख रहे, लिथियम लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इनकी माइनस आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। क्यों आएगी इनकी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। कैसे, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट कर देते हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमने यहाँ पे दिखाया भी आपको। यहाँ देखो E0R की वैल्यू पॉजिटिव आई थी और इधर को इसकी वैल्यू कहाँ गई, ये इधर को नेगेटिव आई। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और ये रिड्यूस होना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसको एक करके देखते हैं इसमें क्या है। हमने एक रिएक्शन दे दी आपको, Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक की रिएक्शन में कॉपर सल्फेट करवाते हैं तो क्या बनता है, Zn जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। अगर हम आपसे कहें कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से करवाओ तो क्या ये बनेगा, क्या बनेगा, आपको इसी तरह से बना लेते हैं CuSO4 प्लस Zn, ये आपका बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो इधर इस सीरीज में जो Zn है वो Cu से ऊपर रखा हुआ है और जो चीज़ जितनी ऊपर रखी होती है वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट जितना ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले सारे एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Cu यानी ये वाली रिएक्शन रिवर्स नहीं जा सकती, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं, गिव रीजन। आंसर रहेगा नो। क्यों, क्योंकि आपको पता है यही वाली रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट में इसको जिंक के पॉट में इसको इकट्ठा करोगे तो क्या करेगा, यहाँ से Cu जो है वो इसके जिंक के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिंक जो है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आना शुरू कर देगा और एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। अब जिससे क्या है, जो पॉट है उसमें जिंक तो रहा ही नहीं, वो जिंक क्या करेगा, वो जिंक उसमें जहाँ से जिंक हटेगा वो पॉट धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, उसमें छेद हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जिंक है उसको हम लोग जिंक के पॉट में, जिंक वेसल में कॉपर सल्फेट को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड E0 ऑफ सेल Zn क्या दे रहा है, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव 2। अब बहुत समस्या है यहाँ पे, क्या समस्या है कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन को गिवन आउट कर रहे हैं, दैट मीन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमें E0 ऑफ सेल निकालने के लिए जरूरत पड़ती है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो Zn का E0 दे रहा है, E0 ऑफ सेल दे रहा है 0.76 वोल्ट और इसका दे रहा था 0.41 वोल्ट। अब क्या करें, रिडक्शन निकालने के हम इनको रिवर्स कर दें, मतलब 2Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn बना दें, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe बना दें, मतलब उल्टा लिख दें इनको। तो ये जब उल्टा लिख देंगे तो जो वैल्यू है वो आपकी माइनस में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी माइनस में हो जाएंगी। अब हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, E0 ऑफ सेल इक्वल हो जाएगा E0R माइनस E0L। तो यहाँ पे आपका ये पहले से ही ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये आपको दिया था, आपने रिवर्स किया तो माइनस का साइन आ गया, 0.41 माइनस,
अब फिर से ब्रैकेट में इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 0.35 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 0.35 वोल्ट आएगा। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और उसके लिए आप लोग क्या करें, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। थोड़ा सा कठिन टाइप का लगेगा लेकिन इतना कठिन है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। ठीक है।